दोस्तों, आपने एक नाम तो जरूर सुना होगा, एलन मस्क। इस नाम को आखिर कौन नहीं जानता। ये वही इंसान है जो दुनिया को चांद को छोड़कर मंगल पर बसाने की तैयारी कर रहा है। ये वही इंसान है जिसे सुपर बिजनेसमैन कहा जाता है और साथ ही सुपरमैन भी कहा जाता है। इन्होंने दावा किया कि वो 2030 तक 100 इंसानों को मंगल पर बसा देंगे। लेकिन एलन मस्क की एक स्टारलिंक कंपनी है जो सैटेलाइट बनाने का काम करती है और उसी के दम पर एलन मस्क कहते हैं कि वो एक दिन मंगल पर दुनिया बसाएंगे। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि मंगल पर दुनिया को बसाने की बात तो छोड़ दीजिए, धरती पर ये कितना नुकसान कर रहे हैं, इसके बारे में आपको वीडियो में बताने वाले हैं। एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट आने वाले कुछ दिनों में किसी न किसी के लिए दुर्घटना या फिर जानलेवा साबित होने वाले हैं। हाल ही में एलन मस्क ने 21 मिनी V2 स्टारलिंक सैटेलाइट अर्थ की लोएस्ट ऑर्बिट में भेजे थे और अब अर्थ पर गिरना शुरू हो चुके हैं। उसमें से एक सैटेलाइट तो पृथ्वी के वातावरण में पहुंचकर एक एस्टेरॉयड की तरह जलकर राख भी हो गया है और जो बाकी 14 सैटेलाइट बच गए हैं उनका भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो क्या ये सभी पृथ्वी पर गिरने वाले हैं? दोस्तों, ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी एलन मस्क ने बीते साल 49 स्टारलिंक सैटेलाइट भेजे थे, जिसमें से 40 सैटेलाइट नीचे गिर गए थे। 2019 से लेकर अब तक स्टारलिंक्स के 305 सैटेलाइट नीचे गिर चुके हैं। पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा सैटेलाइट के लगातार नीचे गिरने के पीछे कोई न कोई टेक्निकल फॉल्ट जरूर ही होगा, लेकिन एलन मस्क ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और वजह होगी जिन्हें एलन मस्क लोगों के सामने नहीं बताना चाहते होंगे। आइए जानते हैं आखिर क्यों ये सैटेलाइट गिर रहे हैं और इसका कोई समाधान क्यों नहीं किया जा रहा। वर्तमान में स्टारलिंक के पास लो अर्थ ऑर्बिट में 3000 से ज्यादा उपग्रह हैं। 2027 तक स्पेसएक्स का लक्ष्य 12,000 उपग्रहों को तैनात करना है, लेकिन कंपनी की योजना भविष्य में से 30,000 उपग्रहों तक पहुंचाने की है। शोधकर्ताओं के अनुसार स्टारलिंक तारामंडल अन्य देशों के उपग्रहों के लिए खतरा पैदा करता है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का स्पेसएक्स के साथ अनुबंध है। वही स्पेसएक्स को अपने स्टारलिंक उपग्रहों के जरिए दूसरे देशों के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में टक्कर मारने और उन्हें नष्ट करने का आदेश भी दे सकता है। स्टारलिंक सर्विस को अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स संचालित करती है। स्पेसएक्स ने पहले ही दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए हजारों छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया हुआ है। सैटेलाइट की कम ऊंचाई के कारण एक व्यापक क्षेत्र में सर्विस का विस्तार करने के लिए कहीं अधिक संख्या की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह कि स्टारलिंक को और अधिक सैटेलाइट की जरूरत होगी, लेकिन उसने पहले से ही मानव निर्मित उपग्रहों की संख्या को कक्षा में कई गुना बढ़ा दिया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अंतरिक्ष में इंटरनेट का एक जाल बिछा रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक। स्पेसएक्स अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट तैनात करना चाहती है, इसलिए लगभग हर महीने आपको स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च की खबर देखने को मिलती होगी। 25 जनवरी को स्पेसएक्स ने एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। ये अब तक एक साथ लॉन्च की गई सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के नाम था। 2017 में इसरो ने इकट्ठे 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। 143 सैटेलाइट लॉन्च करके स्पेसएक्स ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एलन मस्क ने स्टारलिंक के बारे में बताते हुए कहा था, उनके इस प्रोजेक्ट का काम मिलिट्री डिफेंस के लिए नहीं होगा, बल्कि रूरल एरिया में इंटरनेट पहुंचाने के लिए किया जाएगा, क्योंकि रूरल एरिया में प्रॉपर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यानी कि उसकी डाउनलोड स्पीड कम से कम 25 Mbps और अपलोड स्पीड 3 Mbps हो। अब रूरल एरिया में कच्ची सड़कें होती हैं और वहां पर जाना भी दुर्गम होता है, इसलिए वहां पर वायर वाला नेटवर्क फैलाना काफी महंगा पड़ सकता है। इसलिए एलन मस्क ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। इसके बाद 2019 से लेकर वर्तमान समय तक वे हर महीने 40 से 50 सैटेलाइट का बैच लगातार स्पेस में भेजते रहे हैं, जो कि एक दूसरे से एक लेजर के जरिए जुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो यह हमें एक कॉन्स्टेलेशन की तरह दिखाई देता है। ये सैटेलाइट वही काम करते हैं जो हमारे कन्वेंशनल जियो सिंक्रोन्स सैटेलाइट करते हैं। तो इनमें कौन सी खास बात है? जियो सिंक्रोन्स जियो सैटेलाइट पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर रिवॉल्व करते हैं, जबकि स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट एलियो सैटेलाइट जो 160 से 2000 किलोमीटर की रेंज में रिवॉल्व करती है। जियो सैटेलाइट के दूर होने का भी एक फायदा है। वह एलियो स्टारलिंक सैटेलाइट के मुकाबले बहुत सारे यूजर्स को एक साथ इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। इससे जियो सैटेलाइट इंटरनेट लोगों में ज्यादा बढ़ तो जाता है, लेकिन उसमें इंटरनेट स्पीड काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जियो सैटेलाइट को डेटा ट्रांसफर करने में काफी समय लग जाता है। वैसे इसका सेटअप काफी ज्यादा आसान होता है। पिज्जा साइज वाले इस एंटीना को छत पर लगाया जाता है, जिसके बाद यह खुद ही सैटेलाइट को ट्रैक करता है और लोगों को इंटरनेट की सुविधा पहुंचाता है। एलन मस्क का यह भी कहना है कि उनकी सैटेलाइट में ऑटो डॉज का फीचर भी मौजूद है। अगर इसमें ऑटो डॉज जैसा हाईटेक फीचर है तो आपने आपको ऑर्बिट में क्यों नहीं रख पा रहा?
ये सवाल जब लोगों ने एलन मस्क से पूछा तब उन्होंने स्टारलिंक की कमियों को छुपाना ज्यादा सही समझा, जबकि सच्चाई कुछ और निकली। लोगों का कहना था कि एलन मस्क ये सब नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं और ये प्रेडिक्शन कितना सही है वो तो समय ही बताएगा। इस पर एलन मस्क ने कहा कि स्पेस एक्स ने सैटेलाइट को ऐसे डिजाइन किया है कि जब उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो अपने आप नीचे गिरने लगती हैं, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने से पहले ये सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण में जल जाएगी। यहाँ बात कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि सैटेलाइट का टेन्योर तो 5 से 6 साल होता है, फिर ये महीने के अंदर ही क्यों गिरती है। पिछले साल जो 40 से स्पेस सैटेलाइट क्रैश हुई थी उसके पीछे की वजह स्पेसएक्स के इंजीनियर की लापरवाही रही है। सैटेलाइट के लॉन्च से पहले सूरज पर एक कोरोनल मास इंजेक्शन हुआ जिससे प्लाज्मा वेव्स जनरेट हुई जो कि स्पेसएक्स सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए स्पेसएक्स ने ओशियन और आइलैंड पर स्थित नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA से रिपोर्ट मंगवाई। अच्छी बात यह हुई कि रिपोर्ट नेगेटिव आई, यानी सैटेलाइट को कोई खतरा नहीं था। लेकिन NOAA की रिपोर्ट को रिलायबल न मानकर स्पेसएक्स के साइंटिस्ट ने पर्सनल चेक किया, जिसमें उन्हें भी नेगेटिव रिपोर्ट ही मिली। इसलिए उन्होंने सैटेलाइट में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया और उन्हें लॉन्च कर दिया। स्टारलिंक एक लियो सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में ऑर्बिट करता है। इसलिए उन्हें ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से पैदा हुए ड्रैग को कम कर सकें। पर प्लाज्मा वेव्स की वजह से एटमॉस्फेरिक ड्रैग इंजीनियर की कैलकुलेशन से 50% ज्यादा निकला और सैटेलाइट एक एक करके नीचे गिरने लगे। ड्रैग फोर्स को आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे नदी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक नाव चल रही है और उसकी विपरीत दिशा में नदी का बहाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा का है। अब नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नदी के विपरीत दिशा में चलेगी। अब नदी में अगर बाढ़ आ जाती है और इसकी स्पीड 20 की जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तो नाव नदी के साथ बहने लग जाएगी। कुछ ऐसा ही सैटेलाइट के साथ हुआ। प्लाज्मा वेव्स और उसकी बड़े ड्रैग की वजह से वो डिऑर्बिट होकर नीचे गिरने लग गए। अब अगर हाल ही में क्रैश हुए मिनी V2 सैटेलाइट की बात करें तो उसके पीछे की वजह टेक्निकल प्रॉब्लम है। अपने सैटेलाइट की क्वालिटी को बढ़ाने के बजाय एलन मस्क उसकी संख्या को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो क्वालिटी बढ़ाते हैं तो कम सैटेलाइट में भी काम हो सकता है, जबकि संख्या बढ़ाने से प्रोडक्शन की कीमत बढ़ती है। एलन मस्क जो भी गलतियां कर रहे हैं उसमें ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा। स्पेसएक्स जियो ग्वाइन शॉर्टवेल का कहना है कि हर एक स्टारलिंक सैटेलाइट की कीमत मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्चिंग दोनों को मिलाकर $500 से $1000 से भी कम है और सिंगल सैटेलाइट 20 Gbps की स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। अगर स्टारलिंक के प्लान की बात करें तो 1 मंथ $120 में 20 से 100 Mbps की स्पीड देता है, यानी एक सैटेलाइट 400 यूजर को आराम से इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। यानी एक सैटेलाइट का सालाना इनकम $5,76,000, जिसका मतलब एक सैटेलाइट अपना कॉस्ट प्राइस एक ही साल में कवर कर लेती है, जबकि सैटेलाइट का कवर तो 5 साल का है, तो फिर बाकी के 4 साल में वह 400% से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा। और यहाँ एक ही सर्विस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ एक दूसरी सर्विस भी ये प्रोवाइड करेगा जिसका नाम है स्पाइंग। इस प्रोग्राम का सबसे पहला पर्पस डिफेंस और सर्विलांस ही था। दोस्तों, शायद इसे ही छिपाने के लिए एलन मस्क चीप और फास्ट सैटेलाइट का ढिंडोरा पीट रहे हैं, ऐसा चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहना है। चीन का मानना है कि यूएस अब स्टारलिंक को स्पाई वेपन की तरह प्रयोग कर रहा है और यूएस स्टारलिंक के जरिए यूक्रेन को इंटरनेट दे रहा है, जिसका प्रयोग यूक्रेन की मिलिट्री रशिया वार में कर रही है। यानी यूएस एक बार फिर वही कर रहा है जो उसने सोवियत वार में किया था, रशिया की हर चाल पर नजर रखना। इसलिए अब चाइना भी लो अर्थ ऑर्बिट की रेस में दौड़ लगाने को तैयार है और आने वाले समय में चाइना 13,000 लियो इंटरनेट सैटेलाइट स्टारलिंक के टक्कर में भेजने वाला है। अब जैसे जैसे सैटेलाइट के नंबर्स बढ़ेंगे वैसे ही उनके पास आपस में टकराने के चांसेस भी और ज्यादा हो जाएंगे, जिससे कॉलिजन कैस्केडिंग एफर्ट इसके डस्क क्लाउड बनेंगे और एस्ट्रोनॉमिकल को कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, स्टार, ब्लैक होल को ऑब्जर्व करने में मुसीबत खड़ी होने वाली है। साथ ही सैटेलाइट के जले हुए मलबे भी अर्थ के ऑर्बिट में घूमने लगेंगे और इससे स्पेस मिशन हमारे लिए सही से अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा और ये पॉल्यूशन तो करेगा ही। ओजोन लेयर पर ये कितना इफेक्ट डालेंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। इसके बारे में आप क्या समझते हैं? क्या एलन मस्क को ये सारी या फिर यूएस गवर्नमेंट को ये सब रोक देना चाहिए, या आने वाले समय में इंसान के लिए बहुत बड़ी घातक मुसीबत बनने वाली है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।